हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मैं अपने वीडियो में बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव एज वेल एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड विद दोज टॉपिक, प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़ वंस अगेन। मैंने उस वीडियोज़ के लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं मार्केट में, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को जानना किस लिए ज़रूरी है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर फ्यूचर्स एंड व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अ फ्यूचर इज़ डेफिनेटली, आने वाले समय को हम फ्यूचर बोलते हैं। अ फ्यूचर इज़ एन स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हीं के अगर स्टैंडर्ड वर्जन हम कह सकते हैं इज़ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ ट्रेडेड ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं, बल्कि उनके सारे डिस्कशन, सारे डिसीजंस दो पार्टीज़ के बीच होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक्सचेंज के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। ऑब्लिगेट द पार्टी टू ओनर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें दोनों जो पार्टीज़ होती हैं, मतलब नेचुरली जो फ्यूचर बायर्स होते हैं, फ्यूचर सेलर्स होते हैं, उन दोनों के लिए ऑब्लिगेशन होता है, दे हैव टू ओनर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप, मैं सेल नहीं करने दूंगा, या आप सेल नहीं कर सकते, या मैं सेल नहीं करूंगा, या मैं बाय नहीं करूंगा। मतलब दे हैव टू डू वट एवर दे ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। उनको ये करना ही है जो इन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर रखा है। जस्ट लाइक टू ट्रांजिट एन एसेट, मतलब जो भी एसेट्स, जो भी कमोडिटीज़ या जो भी स्टॉक इन्होंने होल्ड करके रखा है, उसको एक्सपायरी डेट है उससे पहले उसको सेल आउट करना है तो उसको सेल करेंगे, उसको बाय करना है तो उसको बाय करेंगे। वट एवर दे आर डिसाइडेड, उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू डू द सेम। स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। स्टैंडर्डाइजेशंस मीन्स क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग, जितनी क्वांटिटी अंडरलाइंग की, अंडरलाइंग मीन्स वेदर इट इज़ एसेट्स, वेदर इट इज़ स्टॉक, और वेदर इट इज़ इंडाइसेस, कुछ भी हो सकता है। तो अंडरलाइंग जितनी भी क्वांटिटी डिसाइड की गई है उस क्वांटिटी में स्टैंडर्ड होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होगा। क्वालिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल फ्यूचर्स, मतलब फाइनेंशियल जो भी फ्यूचर्स होते हैं उसमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिलीवरी डेट एंड प्रोसीजर्स ऑल आर ऑलरेडी डिसाइडेड एंड बोथ द पार्टीज हैज़ टू फॉलो द डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस। प्लस प्राइस कोटेड, जो भी इन लोगों ने प्राइस डिसाइड कर लिया है उसके अकॉर्डिंगली ही इन लोगों को ट्रेड करना होता है। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वंस अगर पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती हैं तो उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ से अलग हट सकती हैं। मतलब इन बिटवीन अगर वो अलग हटती हैं तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के बाद, और जिनको जिस चीज़ का राइट है वो उसी राइट के अकॉर्डिंगली ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसीजंस ले सकते हैं। अदर देन राइट्स, अदर देन डिसीजंस, कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं कर सकती है। मतलब फ्यूचर्स में जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उन दोनों पार्टीज़ को सारी ऑब्लिगेशन, सारे रेस्ट्रिक्शन, सारे स्टैंडर्ड, सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए गए हैं, बोथ द पार्टीज हैज़ टू फॉलो ऑल द थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। Now we will discuss the future contract with a very simple and very easy example. जैसे हम सपोज़ करते हैं कि हमने 10 मार्च को HDFC बैंक का एक फ्यूचर बाय किया जिसका प्राइस 1106.90 रुपीज़ था। जो फ्यूचर्स में होते हैं उनको हम HDFC बैंक मार कैप इस तरीके से करके, मार फ्यूचर करके हम उनके साइट पे, हमें ब्रोकर के साइट पे जनरली देखने को मिल जाता है। अब हमने उसको बाय किया, और जनरली जो मंथ में लास्ट जो होता है थर्सडे, उस दिन उसका एक्सपायरी होता है। तो उस एक्सपायरी डेट को, चूँकि हमने 1106.90 रुपीज़ में बाय किया था, तो एक्सपायरी डेट को अगर स्पॉट प्राइस, मतलब एक्सपायरी डेट के दिन प्राइस लेट सपोज 1146.90 रुपीज़ हो गया, तो मतलब हमें 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब चूँकि जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जो भी हम परचेज या सेल करते हैं वो पूरे लॉट में करते हैं। तो लॉट से इस ग्रुप ऑफ शेयर्स और ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ और ग्रुप ऑफ इंडाइसेस, तो
फ्यूचर के अगर हम लॉट की बात करें, HDFC के फ्यूचर लॉट की, तो एक लॉट इक्वल टू 500 शेयर्स, तो मतलब हमको 500 इंटू 40 मतलब 20,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर जिस दिन हमारा एक्सपायरी डेट था उस दिन स्पॉट प्राइस कम होके 1076.90 रुपीज़ हो गया, तो वी आर इन लॉस ऑफ 30 रुपीज़। अब हम 30 रुपीज़ के लॉस में नहीं है, बल्कि हम 500 इंटू 30, क्योंकि हमारा लॉट साइज़ जो भी है HDFC माँ के फ्यूचर का वो 500 का है, तो 500 इंटू 30 मतलब 15,000 रुपये का हमें पूरा लॉस हो गया। वहीं अगर जिस समय जो एक्सपायरी डेट है उस दिन स्पॉट प्राइस 1,106 रुपीज़ 0.90 पैसे ही रह गए, तो उस केस में ना तो हमें कोई प्रॉफिट होगा ना ही हमें कोई लॉस होगा। मतलब ये जो सारा जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रॉफिट गेन या नो प्रॉफिट नो गेन की सिचुएशन है, सब सिर्फ इस पर है कि कितना प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी इंक्रीज और डिक्रीज होता है ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, कमोडिटी और इंडाइसेस। और ये जो हमारा एक्सपायरी डेट का जो फ्यूचर प्राइस होता है, दैट इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस ऑफ नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के अजम्पशंस के बेसिस पे ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो फ्यूचर की प्राइस डिसाइड हो जाती है, उसके बाद जब वो डेट रीच करती है, तो जो वो एम्बिशंस, स्पेकुलेशंस के बेसिस पे जो प्राइस डिसाइड की गई थी, उससे कंपेयर करके उस दिन के स्पॉट प्राइस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने लॉस कमाया, गेन किया, या हमें नो प्रॉफिट नो गेन हुआ। नाउ टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब जिसमें हम शेयर्स में ट्रेड करते हैं, जिसमें हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, जो कि हमारी जो अंडरलाइंग एसेट होती है वो शेयर्स होती है। सेकेंड वन इज़ कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, हमारी अंडरलाइंग एसेट आइदर गोल्ड फ्यूचर होता है, क्रूड ऑयल फ्यूचर होता है, एक्सेट्रा। इंडाइसेस फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हैं, मीन्स डीलिंग विद स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। तो ये 3 तरीके के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें जनरली कोई भी पार्टी, कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी कंपनी डील कर सकती है। क्लोजिंग अ फ्यूचर पोजीशन, किस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट हेल्ड टिल एक्सपायरी बट क्लोज बिफोर दैट, मतलब ज़्यादातर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सपायरी तक नहीं वेट करते हैं, जब भी प्राइस इंक्रीज दिखता है उसी समय वो क्लोज हो जाते हैं। इफ़ हेल्ड टिल एक्सपायरी दे आर जनरली सेटल्ड बाय डिलीवरी, अगर वो एक्सपायरी तक रुक जाते हैं तो वो नॉर्मली सेटल होते हैं डिलीवरी में। और ये बहुत कम ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपायरी तक रुकते हैं। जनरली जो होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वो बिफोर एक्सपायरी ही क्लोज डाउन हो जाते हैं। By closing a future contract before expiry, the net difference is settled between traders without physical delivery of underlying, मतलब अगर कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज जा रही हैं और अगर वो एक्सपायरी के पहले अगर एक पार्टी विथड्रॉ कर रही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वहीं ख़त्म करना चाह रही है, तो उस केस में जो भी बेनिफिट होगा वो डायरेक्टली पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा विदाउट फाइनल डिलीवरी ऑफ द एसेट, कोई भी फाइनल डिलीवरी अंडरलाइंग की नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि चूँकि गवर्नमेंट ने 2 तरीके की डिलीवरी की सिचुएशन रखी है, एक है हमारी कैश डिलीवरी, एक हमारी कैश सेटलमेंट है, दूसरी है हमारी डिलीवरी सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट के केस में क्या होता है कि हमारा जैसे ही सेटल हो गया कि नहीं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 20,000 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट डायरेक्टली हमारे अकाउंट में चला जाएगा, दिस इज़ नोन एज कैश सेटलमेंट। लेकिन वहीं दूसरे में बी एग्जाम्पल में हमारा 15,000 का लॉस हुआ, तो ये 15,000 का लॉस हमारे मार्जिन मनी से डिडक्ट हो जाता है। जो भी हमने मार्जिन मनी सबमिट करके रखा है अपने ब्रोकर के पास, उसमें से वो माइनस हो जाता है। और डिलीवरी सेटलमेंट के केस में क्या होता है कि चूँकि हमें उस पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर स्टॉक की डिलीवरी लेनी पड़ती है, मतलब वी हैव टू पे द फुल अमाउंट एंड उसके बाद हमको उसकी डिलीवरी लेके फिर उसको हम मार्केट में उसका जो भी प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली सेल कर सकते हैं। बट दिस इज़ एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट टास्क, इसलिए हमारा जनरली जो भी इन्वेस्टर होता है उसका ब्रोकर ही उसको ये एनकरेज करता है कि डिलीवरी की जगह पे बेटर टू ऑप्ट कैश सेटलमेंट ऑप्शन, क्योंकि डिलीवरी में नेचुरली ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है
एज वेल एज उतना ही रिस्क भी इन्वॉल्व होता है फॉर द ब्रोकर ऑल्सो एंड फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो. Now next one is terms used in future contract. First one is contract size, the amount of an asset that has to be delivered under one contract. All futures are sold in multiples of lots which is decided by the Exchange Board of India. मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज में कितना शेयर्स या कितने नंबर ऑफ शेयर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखते हैं. तो जनरली हम एक या दो शेयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम बाय नहीं करते हैं. वी हैव टू बाय इन अ लॉट. हमें जो भी बाय करना होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो हमारा बाय होगा एक लॉट में, और दैट लॉट इज़ डिसाइडेड बाय एक्सचेंज बोर्ड. और हर एक पर्टिकुलर कंपनी का अलग अलग लॉट साइज होता है और वो एक्सचेंज बोर्ड ही डिसाइड करती है. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ द लॉट साइज ऑफ टाटा स्टील इज 500 शेयर देन वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरली 500 शेयर. मतलब अगर टाटा स्टील का लॉट साइज 500 शेयर्स का है, जैसे हमने HDFC का एग्जांपल लिया था, लॉट साइज इक्वल टू 500 से है, तो हमको अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो हमें 500 शेयर का एक लॉट बाय करना होगा. कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, द पीरियड फॉर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स. साइकिल का मतलब होता है वो पीरियड, वो टाइम जिस बीच में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेगा. द फ्यूचर वन ऑन द NSE हैज़ 1 मंथ, उसको हम कहते हैं करंट पीरियड, 2 मंथ उसे हम कहते हैं नियर पीरियड, एंड 3 मंथ इज़ फार पीरियड. ये 3 साइकिल में ट्रेड करता है. करंट मंथ मतलब जो मंथ जिसमें अभी जो चल रहा है, नेक्स्ट मंथ, 2 मंथ मीन्स नेक्स्ट आने वाला मंथ, एंड 3 मंथ मीन्स फार मंथ, मतलब 3rd मंथ ऑफ फ्रॉम प्रेजेंट. एक्सपायरी डेट यूजुअली लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ और प्रीवियस डे इफ थर्सडे इज पब्लिक हॉलीडे. जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होता है वो नॉर्मली मंथ का लास्ट थर्सडे होता है, और अगर लास्ट थर्सडे कोई भी पब्लिक हॉलीडे पड़ जाती है तो उसका जस्ट प्रीवियस डे, मतलब उसके पहले जो वेडनेसडे होगा वही एक्सपायरी डेट होगा फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्राइक प्राइस, द एग्रीड प्राइस ऑफ द डील इन इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस. जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ है बिटवीन द फ्यूचर बायर एंड फ्यूचर सेलर, उसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. कॉस्ट ऑफ कैरी, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करंट प्राइस. जो स्ट्राइक प्राइस और जो करंट प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी. Now I think the terms are clear. Next we will move on margin. A margin is an amount of money that must be deposited with the clearing house by both buyer and seller in a margin account in order to open a future contract. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए बेसिकली एक मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और डेफिनेटली ये मार्जिन मनी बायर्स भी सबमिट करते हैं एज वेल एज सेलर्स भी सबमिट करते हैं. और ये जो बायर्स एंड सेलर्स से जो मार्जिन मनी सबमिट करते हैं, ये जब भी किसी भी पार्टी को लॉस होता है तो वो इसी मार्जिन मनी में से वो अमाउंट डेबिट किया जाता है. जैसे अब हमारे एग्जांपल में बी जो पोजीशन था उसको जो 15,000 का लॉस हुआ था, तो नेचुरली वो 15,000 इस मार्जिन मनी में से डिडक्ट कर दिया जा रहा था. It ensures the performance of terms of the contract. It aims to minimize the risk of default by either counterparties. मतलब चूँकि मार्जिन मनी ऑलरेडी सबमिटेड है बाय बोथ बायर्स एंड सेलर्स, उस केस में टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, एज वेल एज जो भी रिस्क होगा वो एक लेवल तक मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कि मार्जिन कितना होना चाहिए, या मार्जिन क्या होगा, या मार्जिन कैसे किसके पास सबमिट होगा. सबमिट किसके पास होगा दैट इज़ आई थिंक क्लियर. मार्जिन जो होता है वो ऑलरेडी डिपॉजिटेड होता है ब्रोकरेज हाउस के पास बाय बोथ बायर्स एंड द सेलर्स. इनिशियल मार्जिन का मतलब होता है डिपॉजिट दैट अ ट्रेडर मस्ट मेक बिफोर ट्रेडिंग एनी फ्यूचर, यूजुअली 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज. जितना भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसका 10% नॉर्मली इनिशियल मार्जिन होता है जो बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही ब्रोकरेज हाउस में सबमिट करते हैं. मेंटेनेंस मार्जिन, अगर इनिशियल मार्जिन चूँकि अगर कंटिन्यूसली किसी एक पार्टी को लॉस होता जा रहा है तो उसके इनिशियल मार्जिन से फंड्स डिडक्ट होते होते अगर इनिशियल मार्जिन जो है एक मिनिमम मेंटेनेंस लेवल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद
अनदर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि इनिशियल मार्जिन को मेंटेन किया जाए, तो उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन नॉर्मली इनिशियल मार्जिन का 75% होता है। नेक्स्ट वन इज मार्जिन सेल। इफ अमाउंट इन द मार्जिन अकाउंट फॉल्स बिलो द मेंटेनेंस, अभी मार्जिन अकाउंट का भी अगर अमाउंट फॉल कर जाता है मार्जिन लेवल से नीचे या मेंटेनेंस लेवल से नीचे, तो उस समय हमें मार्जिन सेल की ज़रूरत होती है टू फिल द गैप। देन लास्ट वन इज वेरिएशन मार्जिन, एडिशनल मार्जिन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन अकाउंट अप टू द रिक्वायर्ड लेवल। एक एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि उस अमाउंट को, जो इनिशियल मार्जिन का अमाउंट था, जितना रिक्वायर्ड है उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन मार्जिन। मतलब देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मार्जिन। फर्स्ट वन इज इनिशियल मार्जिन, सेकेंड इज मेंटेनेंस, थर्ड इज मार्जिन सेल एंड फोर्थ वन इज वेरिएशन मार्जिन। और ये चारों मार्जिन बेसिकली सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, जो इनिशियल मार्जिन का जो लेवल है, जो इनिशियली बायर्स एंड सेलर्स ने जो मार्जिन सबमिट करके रखा है, वो उस मार्जिन के लेवल को मेंटेन करके रखना। That's all for my today's video. If you like my video, please subscribe my channel for more videos. Thanks for watching. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.